और उसका टाइम मैनेजमेंट कर दो भाई। 12 बजे से बात 2 बजे तक कर दो, फ्री बात हो गया। 2 बजे से आप वो कर दो, बारात को 2 बजे या 3 बजे बुला लो, 5 बजे फ्री। 5 से आप कमांडा करवा दो, जीवन शुरू कर दो, शाम को 7 बजे फ्री। तो ये भी उस पे मैं कहना चाहूंगा, एक बिंदु पे ज्यादा जोर दूंगा उससे। इसके अलावा जो इसको लागू जो करना है, उन बिंदुओं को पूरे ब्लॉक स्तर पे इसकी कार्यकारिणी का गठन किया जाए। क्योंकि ऐसे तो ये पटेल जात के रात को रायता पी रहे हैं, कोई पता नहीं है। सबकी पाबंदी तय की जाए। और इनको क्या है, यहाँ कहते कुछ और है, करते कुछ और है। यहाँ मंच पे तो अपने सब कुछ दिखावा करते हैं, बाहर जाके फिर वो बदल जाते हैं। तो ये कार्यकारिणी का गठन कर दो, इसमें गणमान्य जनप्रतिनिधि को शामिल करो, जिनकी छवि अच्छी है, जो वास्तव में इनको लागू करवा सकते हैं। तो कार्यकारिणी का ब्लॉक स्तर से गठन करो, इसका मैं कहना जोर देना चाहूंगा। इसके अलावा हमारे जो राजनीतिक रूप से जो कमजोर हैं हमारा आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उनके लिए अपने जो नेता है उनको ताकत देने के लिए हमें जब भी कोई संकट आता है, जैसे नरेश मीणा पे संकट आया है, तो उनको हमें मदद करनी चाहिए। उनको एकता दिखाकर किसी भी तरह दबाव समूह के माध्यम से हमको प्रशासन पे या सरकार को दबाव बनाकर उनको जेल से छुड़ाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो टीम वर्क जरूरी है, प्रत्येक कार्य को सफल बनाने के लिए टीम वर्क है। रोसी प्रकरण का जो जिस तरह से खिचड़ी हो रही है, वैसे ही यहाँ पे खिचड़ी नहीं हो। तो हमें टीम वर्क के रूप में सभी पंचों को ये ध्यान देना चाहिए। अब मैं अंतिम पंक्ति जो मेरे 2 लाइन बोलकर हम उद्बोधन खत्म करना चाहूंगा कि हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखे, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब। हेलो, देखिए जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, जो भी वक्ता आए आने से पहले शपथ ले कि जो समाज ने नियम पारित किए हैं उन नियमों की मैं पालना करूंगा, उसके बाद बोलें। माननीय गुरुजी बोल के गए, इससे पहले मैंने बोला था, लेकिन गुरुजी ने शपथ नहीं ली, लेना चाहिए था। जो भी वक्ता आएगा पहले शपथ लेगा कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, समाज ने जो नियम पारित किए हैं उन सारे नियमों की मैं पालना करूंगा। उसके बाद वो वक्ता किस बिंदु पर बोलना चाहता है उसी बिंदु पर बोले। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में अवगत करवा दिया गया था, आज की इस महापंचायत का जो मुख्य एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि समाज सुधार के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाए, जिससे हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध जन इन नियमों की पालना करें। हर वक्ता को 5 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसा मंच का आदेश है कि 5 मिनट में अपनी बात को पूरा करें। देखिए, आपकी बात सही है, बोलने वाला तो लेना चाहिए। हर कोई आके बोल जाता है, नियमों की पालना नहीं करता है। पहले आप शपथ लो बोलने से पहले। मैं बोल रहा हूं, मैं ही नियम की पालन नहीं करूंगा तो मेरा क्या मतलब है यहां बोलने का। सामूहिक रूप से सबको शपथ दिलाई जाएगी, वो समय आएगा उस समय दिलवाएंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा, बहुत अच्छे वक्ता हैं, समाज को नई दिशा देंगे, बहुत अच्छे बोलते हैं, सिकराय से आए हैं। माननीय शिवचरण जी घूमड़ा आप आए और अपने विचार रखें। माननीय शिवचरण जी घूमड़ा। आज की सभा के अध्यक्ष और उपस्थित सभा के चरण कमलों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज ही शांति का ध्यान दो, शांति का। आज ही हाँ, देखिए हमारे समाज के अंदर हर रोज किसी न किसी स्थान पर मीटिंग होती रहती है। किसी तहसील स्तर की होती है, किसी गांव स्तर की होती है। उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो ठेकड़ा गांव के अंदर 5 फरवरी को समाज ने अपने समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए हैं उनकी पालना हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हर जगह मीटिंग की जा रही है। तो
मेरा ज्यादातर आग्रह यह है कि जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो उन नियमों की पालना करें, और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको पालना कराने के लिए बांध करें। उसका एक सीधा सा तरीका है कि जो प्रोग्राम कर रहा है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उस प्रोग्राम में आप मत जाइए, उसका बहिष्कार कर दीजिए। यदि आप ऐसी ठान लेते हैं तो चाहे कितना बड़ा समाज का आदमी क्यों नहीं हो, वो अपने आप को राष्ट्रपति क्यों नहीं समझता हो, फिर भी उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन वो कार्य करने की क्षमता अपन में स्वयं में होनी चाहिए। अपन को ये नहीं डरना चाहिए कि मैं इससे दुश्मन हो जाऊंगा, हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपको कोई समाज से तो निकाल रहा नहीं है, उस समय आपको नीचे देखना कुछ हल्का महसूस होगा, लेकिन एक दिन आपकी सराहना अवश्य होगी। हाँ, इसके अलावा मेरा एक पॉइंट मुख्य है। मैं बहुत लंबे समय से कोशिश करता रहा, विचार देता रहा, लेकिन एक समय आ गया, और वो समय ये आया कि अंधविश्वास पे समाज ने ध्यान दे लिया। अंधविश्वास के बारे में मैं आपको थोड़ा जितना मैं खोल सकूं वो बताऊंगा। जैसे हमारे समाज के अंदर गीत, ये भागवत जी बहुत ही भयंकर प्रचलन है, अन्य समाजों के अंदर नहीं है। उसके बारे में आपको समझना होगा कि भागवत जी है वो कृष्ण के समय काल का एक संविधान है, और आज का संविधान है हमारा जो भारतीय संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, 5 आदमियों की समिति ने, वो संविधान है, उसको पढ़ना चाहिए। रामायण जी है राम के समय का एक संविधान है। जो भी महाभारत है कौरव पांडव के समय काल का एक संविधान है। और इसके अलावा आपको जो धर्म ग्रंथ है उनके मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर अध्ययन करके सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको छानना है आपको। जैसे आपको मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, एक चौपाई दी हुई है रामायण जी के अंदर, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब सकल तालना के अधिकारी। देखिए ढोल गंवार और शूद्र, यानी ढोल को तो आप जान रहे हैं जो बजता है वो ढोल। गंवार कौन होता है? जिसके पास दिमाग नहीं होता, पढ़ा नहीं लिखा नहीं होता, वो गंवार होता है। बुद्धिहीन आदमी गंवार होता है। ढोल गंवार पशु, पशु को आप जानते हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तालना के अधिकारी। जबकि नारी के बारे में ये नहीं होना चाहिए, इंसान के बारे में पशु के बराबर है और ढोल के बराबर वरीयता नहीं देनी चाहिए, लेकिन दी गई है। क्या नारी एक अपमानित करने के योग्य है? चाहे वो कोई सी भी समाज की क्यों नहीं हो, लेकिन वो सम्मानीय है, क्योंकि वो उनके गर्भ से हीरे उत्पन्न होते हैं। स्त्री बच्ची हो वो भी हीरा है, और बच्चा हो वो भी हीरा है। आगे चल के वो अपना समाज का और हर समाज का और देश का नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा जिन बेचारे ने पढ़ाई नहीं है तो उसको गंवार कह दिया। क्या ये उचित न्याय है? उसका मेन कारण यह है कि उस समय मनु स्मृति चलती थी। मनु स्मृति के अंदर लिखा हुआ था, जिसको आप कहते हैं कि वेदों की पुराणों की आलोचना मत कीजिए, वो भी तो वेद था। मनु स्मृति भी तो एक उसमें आ रही है, लेकिन मनु स्मृति में आपको साफ शब्दों में लिखा गया था कि यदि अच्छी बातों को सुनता है और किसी को सुनाता है तो उसकी जीभ काट लो, और यदि सुनने की चेष्टा कर रहा है तो उसके कानों में शीशा पिला दो। अब देख लीजिए, इधर रामायण जी को भी देख लीजिए। रामायण जी को आप इतना प्रिय कहते हो, लेकिन आपको तो गाली काट रही है, आपको तो शूद्र कह रहे हैं। आप सोचिए, उसको पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि उसको पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हो और पूजनीय बनाते हो पढ़ने वाले को। आप सब पढ़े लिखे हो, उसको पढ़िए और उसके अंदर अच्छी और बुरी बातों का तुलना कीजिए। ठीक इस प्रकार से सभी ग्रंथों का आप अध्ययन तो कीजिए, लेकिन उसको दुरुपयोग मत कीजिए। अब मेरा कहना है, हमारा समाज है, उसको संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं आदिवासियों को, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं संविधान के बारे में कोई नहीं जानता। जबकि असली ग्रंथ संविधान है, उसको अध्ययन करना चाहिए, हमारे अधिकार है, उनकी जानकारी होनी चाहिए।
लेकिन आपको किसी को कोई अधिकार की जानकारी नहीं है। जैसे एक शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं कि अब तो एक हमारा समाज को सुधारने का एक वो अभियान चल रहा है, इसलिए आपको मीटिंग करने की अनुमति नहीं लेनी पड़ रही है और आप कर देते हो। लेकिन हमारे समाज का कोई मसला फंस जाता है, ऐसी स्थिति में आपको मीटिंग नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? कि वो कहते हैं कि कानून की अवहेलना कर रहे हो, कानून के दायरे में नहीं आता है। लेकिन संविधान के अंदर 13(3) कह के 1, 2, 3 और अनुच्छेद 5 और 6 के अंदर आपको पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि आप जब चाहे जब किसी भी मसले को लेकर मीटिंग कर सकते हो, आपको प्रशासन नहीं रोक सकता। ये संविधान में अधिकार दिया हुआ है, मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुसूची 5 के 244 1 और 2 के अंदर आपको पावर दिया हुआ है कि संसद के अंदर संसद विराजमान है, यानी देश के अंदर देश है, आदिवासियों का देश है। जैसे आपको पता होना चाहिए 1835 में संताल हॉल एक कानून बनाया था, अंग्रेज और राजपूतों ने मिलकर, यानी रजवाड़ों ने मिलकर एक कानून बनाया था संताल हॉल। वो कानून ये था कि उस कानून के तहत भारी कर लगा दिया गया था भूमि पर। उसके अलावा जो राजपूत हैं यानी रजवाड़े हैं और अंग्रेज हैं, उनको बेटी देना अनिवार्य किया था। लेकिन आदिवासियों ने दोनों कानूनों की अवहेलना की थी, इसलिए 1835 से 1834 तक की लड़ाई में 1874 में आपको पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसी दिन से भारत देश के अंदर आदिवासियों का देश के अंदर देश घोषित कर दिया और संसद के अंदर संसद का पावर आपको दिया गया। लेकिन इसको पहचानना होगा, जिस प्रकार से रामायण जी, भागवत जी ये आप अध्ययन करते, ठीक उस प्रकार से संविधान का भी आप अध्ययन करवाने की कृपा करें। हाँ, एक पॉइंट और शॉर्ट एंड स्वीट में दे देता हूँ कि पैदल यात्रा पे आप बहुत विशेष ध्यान देते हो। उस पर एक सोची समझी चाल है कि पैदल यात्रा पे इनकी मीटिंग हुई थी अप्रकाश की कि इन समाज जो है आगे बहुत बढ़ चुका है, इसको नीचे कैसे लाया जाए। तो उन्होंने मंथन और विचार किया था कि इनको एक ऐसी रणनीति में डाला जाए कि ये धर्म में बहुत ही डूबे हुए हैं, तो पैदल यात्रा का प्रचलन चलाना चाहिए, इससे इनकी बुद्धि कम हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर जो फौज में लिए जाते हैं उनको कम पढ़े लिखे लिए जाते हैं, 8 पास लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? उनके पास बुद्धि कम है। बुद्धि कम होने के कारण जो भी अधिकारी आदेश देगा उसकी पालना करेंगे। ठीक वैसे ही आपको बुद्धि कम करने के लिए पैदल यात्रा चलने का एक प्रावधान किया, जिससे कि ये यहाँ की यहाँ बने रहे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन जो धर्म ग्रंथ है, मंदिर बंदर है, उन पे आप जाइए, लेकिन उसका तरीका है। एक तो स्कूल का घंटा बजता है, एक मंदिर का घंटा बजता है। स्कूल के घंटे में जाएंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और मंदिर के घंटे में जाएंगे तो अंधविश्वास में आप डूब जाएंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी अंधविश्वास में डूबे हुए थे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय जवाहर। यदि कोई शब्द आपको बुरा लगा हो तो मेरे को वापस दें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वक्ता ने आपकी बात बड़े सहज स्वभाव से और काफी लंबी शब्दों में रखी, इनकी सराहनीय कदम है। मैं उपस्थित सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व वक्ता ने भी बताया है कि यहाँ वक्ता बहुत है और काफी वक्ता आएंगे। समय का ध्यान रखे। मेरा एक निवेदन है सभी वक्ताओं से कि समाज सुधार के लगभग 15-20 बिंदु है। उनमें से वक्ता ये तय करके आए कि मेरे को एक बिंदु पर ही बोलना है, एक बिंदु पर ही बात करनी है। ऐसे सभी वक्ता अगर 15-15 बिंदु पर बात करेंगे तो 20 मिनट लग जाती है। इसलिए सभी वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है मंच की तरफ से कि आप ये तय करें कि मुझे एक बिंदु पर ही बोलना है, जो विशेष बिंदु लगे है उसको, और समय सीमा का ध्यान रखे। साथ में जो युवा साथी खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप आइए, मंच खाला पड़ा है, आओ पांडाल में बैठिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब आइए पांडाल में विराजिए।
और इसी कड़ी में अगला वक्ता राजाराम जी मीणा, ग्राम जटलाव, तहसील मित्रपुरा आए। और समाव का भाव सेलेक्ट करके आए एक बिंदु पर। राजाराम जी मीणा, ग्राम जटलाव, मित्रपुरा आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं